दोस्तों आज अपन शुरू कर रहे हैं अपने एक गणित का पार्ट अलजेब्रा अपन शुरू कर रहे हैं। मेंसुरेशन अपन ने कंप्लीट कर ली थी, जिसमें कंप्लीट मेंसुरेशन करवाई है। और आज जो हम शुरू करेंगे वो करेंगे अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रा के अंदर भी पहले एक छोटा सा टॉपिक करते हैं और वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये अपन पढ़ेंगे। और दो चरों वाले रैखिक समीकरण जो है, इसमें से पर्सन जो है वो आजकल जो है वो बहुत ही स्टैंडर्ड के प्रश्न आने लग गए इसमें से। पहले जो पुराने टाइम में जब पेपर इजी आया करता था उस समय इसमें से एक प्रश्न आता था, लेकिन आजकल वो पैटर्न चेंज हो गया। पेपर का कठिनाई इस तरह वो ज़्यादा हो गया है, तो इसमें से प्रश्न अगर कोई आता है तो वो अच्छा प्रश्न देखने को मिलता है। दूसरा, बहुत से क्वेश्चन ऐसे इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जहाँ पर अपने पास दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन जाती हैं और उनको अपने को सोल्व करना होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण तो अपने को आने चाहिए ही। मैथ्स के अंदर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन तो कम मिलते हैं, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन अपने आ जाते हैं। जैसे किसी क्वेश्चन के बीच में अपने पास ये बन जाती हैं, दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन जाती है, फिर उनको सोल्व करके अपन जो अननोन जो अपने पास क्वांटिटी होती है उनको ज्ञात करते हैं। तो अब हम शुरू करते हैं दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो पहली बात तो ये कि दो चर नाम से पता चल रहा है, दो चर यानी दो वेरिएबल होंगे। ठीक है, दो चर का मतलब ये है कि कोई ऐसी राशि जिसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, जिसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, जो हर कंडीशन के अंदर उसका मान चेंज हो जाएगा, हर समीकरण में उसका मान चेंज हो जाएगा, तो वो होते हैं चर। ठीक है, और अचर यानी जो राशि फिक्स है, जैसे 5 है तो वो फिक्स है, तो 5 है, 5 तो 5 ही है। ठीक है ना, उसका कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन x जैसे हमने कोई राशि ली, अब x जो है वो हर जगह पर उसका मान चेंज हो जाएगा, तो x एक क्या हो गई, वेरिएबल राशि हो गई। वेरिएबल है वो कि उसमें x का जो मान है हर समीकरण में अपन उसका मान निकालेंगे तो हर समीकरण उसकी अलग अलग वैल्यू देगा। ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास क्या होगा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें अपने पास दो वेरिएबल होंगे, दो चर होंगे, यानी दो अज्ञात राशियाँ होंगी और उनको अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, नाम रैखिक समीकरण क्यों दिया है? रैखिक समीकरण ये इसलिए दिया है कि दो चर का कोई समीकरण होगा अपने पास और उसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी। ठीक है, इसलिए इसको कहा गया कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, यानी ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों और उनका अगर हम ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, वो है अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण। अपन यहाँ ग्राफ पर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वहीं से अपन इसको स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी बराबर 0, या बराबर सी भी लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं हो। यानी ये इनका एक लिखने का पैटर्न हो गया, ax प्लस by बराबर सी। ये एक समीकरण हो गया जिसमें दो चर हो गए, कौन, x और y। ठीक है, a b c जो है वो अचर राशियां हैं। ठीक है ना, कोई ना कोई संख्या तो मान होंगे। ठीक है, इस रूप का समीकरण अपने को मिलेगा। साथ में देखो, अगर ऐसा मिल जाए कि भी x अपॉन a अपॉन x प्लस b अपॉन y बराबर c, तो चर तो इसमें भी दो हैं, x और y। ठीक है ना, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका ग्राफ खींचेंगे ना तो हमें सरल रेखा प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो बात यह है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान क्या होगी कि उसमें दो चर होंगे और दोनों चर जो है ना उनकी जो अपने पास घात होगी वो एक धनात्मक पूर्णांक राशि होगी। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक देखो, यहाँ x की घात 1 है, यहाँ y की घात 1 है। यहाँ पर जो घात होगी वो देखो x की घात -1, अगर ऊपर लेके जाए ना इसको तो हम ये लिख देंगे कि a इंटू x की घात -1 प्लस b इंटू y घात -1 बराबर c, ऐसे लिखें। अब देखो यहाँ x की घात क्या होगी, -1 होगी। ठीक है, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। लीनियर इक्वेशन में क्या होगा कि जो x और y जो चर आप ले रहे हैं उसकी घात 1 होगी। ठीक है ना, एक घात है तो ही वो लीनियर इक्वेशन है, अगर एक घात नहीं है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ घात 1 दिख रही थी लेकिन वो नीचे है ये, और ऊपर लेके जाएंगे तो -1 बनेगी। ठीक है, इसलिए लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं इक्वेशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की हम छोटी क्लासों में बहुत सारी विधियां पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो पहले तो हम एक दो सवाल हल कर लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण किस तरीके से अपने को हल करना है, और उसके बाद में आगे चलते हैं। तो देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण जैसे मैं लिख रहा हूँ कि 2x प्लस 3y बराबर 5, एक समीकरण ये लिख दिया, और दूसरा समीकरण मैंने लिख दिया कि x प्लस 3x प्लस 4y बराबर 7, जैसे लिख दिया। ठीक है, और हमें कह रहा है कि आप x और y की वैल्यू निकालो, x और y के मान ज्ञात करो, क्या आएगा। ठीक है,
तो x और y के मान अपने को ज्ञात करने हैं, तो कैसे निकालेंगे? तो देखो अपने पास x और y, यहाँ देखो x का गुणांक 2 है, यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ x का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 4 है। ठीक है, तो देखो हल करने की अनेकों विधियां, लेकिन अपन क्या करेंगे, कोई भी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे। ठीक है, एक विधि बस यही पकड़ लो कि कोई भी एक चर का गुणांक उसको बराबर करेंगे और फिर एक का विलोपन करके और दूसरा चर अपन निकाल लेंगे। ठीक है, जिसको विलोपन विधि बोलते हैं। तो यहाँ से देखो एक चर को विलुप्त करेंगे, तो कोई भी एक चर का गुणांक बराबर कर लो। जैसे y के गुणांक बराबर करूँ तो इसमें देखो y के गुणांक 3 है और यहाँ 4, तो अगर इसको 4 से गुणा कर दें तो 4 3 12 बन जाएंगे, और इसको कर दें 3 से गुणा तो 4 3 12 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे समीकरण को आप 4 से गुणा करो। अब इस पूरे अगर 4 से गुणा करना तो कहीं एक जगह नहीं होगा, समीकरण में जब भी किसी राशि से गुणा करोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, भाग दोगे तो पूरे समीकरण में होगा वो परिवर्तन। ठीक है, मतलब ये हुआ कि किसी भी राशि से अगर गुणा कर रहे हो तो समीकरण में पूरा समीकरण जो है सभी राशियों से गुणा होगा। अगर समीकरण में कुछ जोड़ रहे हो तो समीकरण में दोनों साइड जुड़ेगा वो। ठीक है ना, अगर समीकरण में कुछ घटा रहा हो तो दोनों साइड घटेगा, समीकरण में कुछ किसी संख्या भाग दे रहे हो तो दोनों साइड उसका भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ गुणा कर रहे हैं, दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा, दोनों साइड में यहाँ अगर इसको गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं से गुणा होगा। तो ये 4 से गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा, 4 दूनी 8x और 4 दिया 12y और बराबर 20, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x प्लस 4 दिया 12y बराबर 7 दिया 21। फिर क्या करना है, एक चर के गुणांक बराबर हो गए, y के बराबर कर लिया अपने पास। अगर बराबर मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं मिले तो बराबर कर लेंगे। ठीक है ना, जैसे यहाँ 4 से गुणा किया या 3 से गुणा किया, y के गुणांक हमने बराबर कर लिए। अब देखो क्या करना है, अगर चिन्ह समान हो तब तो घटाना है और चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ देना है, क्योंकि अपने को तो खत्म करना है ना इसको। एक चर जो उसको हटाना अपने को, तो हटाएंगे तो क्या करेंगे, एक चर इसमें y जो है इसके गुणांक बराबर कर लिया, जिसके गुणांक बराबर होंगे उसी को हटाएंगे। ठीक है, वही हटेगा। तो देखो यहाँ चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो ऐसे तो अगर जोड़ दें तब तो जुड़ जाएंगे दोनों। तो क्या करें, इसको चिन्ह विपरीत बनाना पड़ेगा। चिन्ह विपरीत बनाने के लिए अपन क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 1 में से 2 घटा दो, इसमें से घटाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल। और 8 में से 6x घटाओगे तो कितना बचेगा, 2x, और बराबर 20 में से 21 घटाओ तो माइनस का 1, x बराबर कितना आ गया, -1/2। तो x का मान आ गया अपने पास -1/2। अब x का मान जो है ना वो कौन से समीकरण में रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, कोई से भी रखो, y का मान निकालो। एक चर का मान अगर मिल जाएगा दूसरे शब्द निकल जाएगा। तो 2 गुणा x का मान -1/2 और प्लस 3y बराबर 5। ठीक है, ये 4 से तो अपन ने गुणा किया था इसको, तो ये हो गया 2 से 2 कैंसिल और ये -1 हो गया, आगे जाकर ये प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 6, और y बराबर होगा 6/2, तो y का मान आ गया 3। तो ये हो गए 2 चर वाले रेखिक समीकरण है, उसको इस तरीके से अपन हल करेंगे। तो हल करने का तरीका ये होगा कि 2 चर वाले रेखिक समीकरण है उसको हल करने का सीधा सा तरीका ये है कि आप कोई भी एक चर के गुणांक बराबर करेंगे। ठीक है ना, और गुणा बराबर करने के बाद में दोनों समीकरण इस तरीके से लिख लोगे, और फिर अगर चिन्ह समान बन जाए तब तो घटा दो और चिन्ह विपरीत बन जाए तो जोड़ दो, क्योंकि ये खत्म करना पड़ेगा, जिसके भी गुणांक हम बराबर करेंगे उसको हटाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें लगभग सभी को आ ही जाती हैं, तो जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है तो उसको ये चीज़ें तो आती हैं। ठीक है, फिर देखो अगर अपने पास ऐसा हो कि कोई समीकरण दे दिया कि 3/x प्लस 4/y बराबर 5 और 2/x प्लस 3/y बराबर 6, ये दे दिया, और हमें कहे कि x और y का मान क्या करो। हालांकि ये रेखिक समीकरण नहीं है अभी, ठीक है ना, लेकिन रेखिक समीकरण के साथ ही इनको अपन पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो ऐसे समीकरण जिनको हम रेखिक समीकरण में चेंज कर सकते हैं। कैसे, देखो 1/x 1/y 1/x 1/y। ठीक है, तो एक बार 1/x कोई दूसरा चर मान लो आप, तो 1/x को अगर हम मान लें कि 1/x बराबर तो मान लेते हैं u और 1/y बराबर मान लेते हैं v। ठीक है, तो क्या बनेगा, 1/x को u माने तो 3u और प्लस 4v बराबर 5, और ये क्या बन गया 2u प्लस 3v बराबर 6। ठीक है, अब वही बात हो गई u और v में क्या बन गया, रेखिक समीकरण बन गए। ठीक है, यानी ये रेखिक समीकरण नहीं थे, लेकिन इनको रेखिक समीकरण में हमने बदल लिया, अब ये u और v में रेखिक समीकरण बन गई। ठीक है, अब रेखिक समीकरण बन गए तो इसको सोल्व करेंगे अपन। अब सोल्व करने के लिए क्या बताया था, देखो गुणांक बराबर है किसी के, यहाँ u का 3 है, यहाँ 2 बराबर नहीं है, यहाँ v के 4 है, यहाँ 3 है, बराबर नहीं है, कोई भी एक के बराबर कर लो। तो अपन इस बार u के कर ले, तो u के करने के लिए देखो इसको 3 से, ये 3 है और ये 2 है, तो अगर इसको 2 से गुणा कर दें ना तो ये 6 बन जाएंगे, और इसको 3 से गुणा कर दें तो ये भी 6 बन जाएंगे। ठीक है, तो इस पूरे समीकरण को आप 2 से गुणा करो, पहले पूरे समीकरण को 2 से गुणा करें, 2 × 6u प्लस 8v
और बराबर 10, और इसको 3 से गुणा करें तो 3 दूनी 6u और प्लस 3 तिया 9v और बराबर 6 तिया 18 बराबर हो गए। दोनों प्लस के हैं, घटा दो, ये माइनस क्योंकि घटाएंगे तो सारे चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस का था माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस का, ये कैंसिल। 8 में से 9 घटाओगे तो माइनस का v बच गया, और 10 में से 18 घटाओगे तो माइनस के 8 बच गए, और दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, यानी v का मान कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक है, और v का मान 8 आ गया तो रख दो, इसमें v बराबर 8 रख दो, तो v बराबर 8 रखोगे तो 3u कोई से में रख दो, एक समीकरण में रख दो आप, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, v का मान रख दो, तो 3v और 4u 3u 4v का मान कितना है 8 बराबर 5, तो 3u बराबर कितना हो गया 8 चौक 32, आगे जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस के 27। ठीक है भाई, 32 माइनस के होंगे, 5 में से 32 हटाओ तो 27 बचेंगे माइनस के, तो u बराबर कितना हो गया -27/3, तो u बराबर हो गया -9। ठीक है, अपने को u और v के मान तो नहीं पूछे थे, अपने को तो पूछे किसके हैं, x और y के मान पूछे हैं, तो v क्या है 1/y है क्या, तो 1/y बराबर तो हो गया 8। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, उल्टा कर दो भाई, y ऊपर लेना है ना अपने को, तो ये उल्टे कर दो, दोनों को पलट दो आप, तो 1/8 तो हो गया y का मान, और v बराबर u बराबर कितना है 1/x बराबर हो गया -9, इसको भी उल्टा कर दो, तो x बराबर क्या हो गया -1/9, तो x का मान आ गया -1/9 और y का मान आ गया 1/8। तो ये दो चरवाल रेखिक समीकरण नहीं था, लेकिन दो चरवाल रेखिक समीकरण में परिवर्तित होने वाला था, इसलिए हमने इसको सोल्व कर लिया। ठीक है, अब देखो दो चरवाल रेखिक समीकरण जो है उसको अगर हम सोल्व करेंगे तो उसका अगर हल करेंगे तो दो समीकरण मिलेंगे आपको। ठीक है ना, दो चर का अगर रेखिक समीकरण है तो अगर इनको हल करना है तो दो समीकरण मिलेंगे। ठीक है ना, दो चर हैं तो दो समीकरण मिलेंगे। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होगा कि क्या हर बार दो चर वाले रेखिक समीकरण अगर दो समीकरण मिल जाए तो क्या हल हो जाएंगे, क्या हल हो जाएंगे हर बार, तो ये चीज जो है ना ये पहले अपने को चेक कर लेनी है। ठीक है ना, चाहे तो निकाल के देखो, निकाल के देखें तो काफी टाइम लगेगा। ठीक है, और जो नहीं अपने को अगर पहले कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम पहले चेक कर लें कि भी इसके हल होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, और जो प्रश्न आ रहे हैं ना वो इसी कंडीशन के ऊपर आ रहे हैं, जो कंडीशन मैं लिखूँ अभी बताने वाला हूँ उन कंडीशन से प्रश्न आ रहे हैं। वो प्रश्न तो पीछे बार उसमें अब की बार जो 2022 में कौन सा एक पेपर था उसमें सेकंड ग्रेड उसका फर्स्ट ग्रेड के पहले पेपर में पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्या है वो कंडीशन है, कुछ याद रखनी है। तो दो चरवाल रेखिक समीकरण का एक समीकरण निकाय बनेगा और वो समीकरण निकाय कब हल होगा। ठीक है, वो सारी बातें मैं इस एक ही उसमें लिख रहा हूँ। देखो a1x प्लस b1y बराबर c1 या प्लस c1 बराबर 0 कर लेते हैं, और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये एक समीकरण निकाय हो गया। यानी इसमें दो समीकरण है और ये दोनों समीकरण क्या हर बार हल होंगे, हल होंगे तो कब होंगे। ठीक है, और कब हल नहीं होंगे। ठीक है, और एक चीज और है कि ये दो चर वाला रेखिक समीकरण है, तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इसमें कोई हल नहीं हो ये भी मिल सकता है, या एक हल भी मिल सकता है, या इसके अनंत हल भी आ सकते हैं। कैसे कि अगर हम इनके ग्राफ खींचते हैं ना, क्योंकि ये तो खींचेंगे तो ग्राफ ये आपके दो चर वाला रेखिक समीकरण है, तो इनका अगर ग्राफ खींचोगे तो रेखा मिलेगी आपको। ठीक है, तो रेखा ऐसी बन सकती है कि भाई एक तो जैसे दोनों की रेखा आएगी तो एक रेखा तो यूँ आ जाए कि भाई एक रेखा दूसरे को काटे, दूसरे काटे मतलब एक बिंदु पर काटेगी, एक बिंदु पर काटेगी, इसका मतलब ये हल होगा और इसका एक हल होगा। ठीक है, एक ऐसी बन सकती है कि दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटे नहीं, इसका मतलब कहीं नहीं काटेगी, काट नहीं रहे तो कोई हल होगा ही नहीं। और तीसरी कंडीशन ये बन सकती है कि एक रेखा तो ये आ गई और दूसरी रेखा इसी के ऊपर और आ गई, मतलब संपाती रेखा आ गई, तो ये तो हर बिंदु पर काट रही है, इसका मतलब इसके अनंत हल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो दो चर वाले रेखिक समीकरण है तो उसमें तीन कंडीशंस अपने पास हो सकती हैं, और वो क्या क्या कब कब होंगी वो देखो। तो देखो अपने को क्या करना है, अगर आपको दो चर वाले रेखिक समीकरण मिलते हैं तो सबसे पहले अपने को a1/a2 b1/b2 और c1/c2 इन सभी के मान निकाल लेने हैं। a1/a2 b1/b2 c1/c2 इन सभी के मान निकाल लेने क्या आएंगे। ठीक है, वो मान निकालने के बाद में अगर पहली कंडीशन ये हो जाएगी a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, कि a1/a2 और b1/b2 का मान 0 के बराबर नहीं है, तो उस समय आपका जो समीकरण निकाय होगा ना उसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब एक ही हल मिलेगा आपको। ठीक है ना,
कि उन दोनों समीकरणों को अगर आप हल करोगे तो आपको एक ही हल मिलेगा, उसमें x का मान भी एक मिलेगा और y का मान भी एक ही मिलेगा। और उस समय अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ हमें कैसे मिलेंगे, तो ग्राफ मिलेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्टिंग लाइन मिलेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। और प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब ये हुआ कि दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगे, जैसे एक रेखा ये हो गई और दूसरी रेखा ये हो गई, इस प्रकार से दोनों रेखा एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, ये कंडीशन अपने को याद रखनी है, पर्सन वो इसी कंडीशंस के ऊपर आए हुए हैं। दूसरा कि अगर a1/a2 b1/b2 ये तो बराबर है, लेकिन c1/c2 इनके बराबर नहीं है, ठीक है ना, तो उस समय क्या होगा कि निकाय जो है वो कोई हल नहीं, ठीक है। और समीकरण निकाय जो है ना वो समीकरण निकाय होगा असंगत निकाय है, ये असंगत निकाय, ठीक है ना। संगत और असंगत भी होगा। असंगत कब बनेगा, जब ये a1/a2 b1/b2 अगर बराबर आ जाए, c1/c2 इनके बराबर नहीं हो तो असंगत निकाय होगा, और असंगत निकाय है तो उसका कोई हल नहीं होगा। और उस समय अगर हम इनका ग्राफ खींचेंगे ना तो ग्राफ हमें मिलेगा ऐसी दो सरल रेखा मिलेंगी, मतलब दो रेखा एक दूसरे को पैरेलल मिलेंगी, समानांतर रेखा मिलेंगी, ठीक है। तो पर्सन में जैसे ये कह दिया जाए कि भाई a1/a2 b1/b2 c1/c2 इनके बराबर नहीं है, तो समीकरण निकाय के ग्राफ किस प्रकार के मिलेंगे, तो दोनों समानांतर रेखाएं होंगी, ठीक है। तो तीसरा जो है वो अपना है कि अगर तीनों ही बराबर आ जाए, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर आ जाए, तो समीकरण निकाय तो संगत निकाय होगा। ऐसी अगर कंडीशन बनती है तो भी संगत निकाय है, ठीक है ना। और अगर ऐसी बनती है तीनों ही बराबर आते हैं तो निकाय तो संगत होगा, संगत निकाय होगा, ठीक है। और उसके जो हल होंगे ना वो हो जाएंगे अनंत हल, ठीक है। और रेखा जो होंगी वो क्या होंगी, संपाती रेखा प्राप्त होंगी, एक रेखा ये होगी दूसरी इसी के ऊपर और आएगी, ठीक है। तो यहाँ तो रेखा मिली परिच्छेदी रेखाएं, यहाँ मिली समानांतर रेखाएं, और यहाँ मिलेंगे अपने को संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं, ठीक है ना। ये कंडीशन अपने को याद रखनी है, अभी इसी कंडीशन के ऊपर अपने प्रश्न आए हुए हैं सुजाता, ठीक है। तो अभी ये कंडीशन अपने को याद रखनी है और इन्हीं के ऊपर प्रश्न आए हुए हैं। अब देखो एक प्रश्न करता हूं मैं, जो अभी पीछे ही करंट में एक पीछे जो फर्स्ट ईयर एग्जाम हुई है ना उसी में पूछा गया है वो क्वेश्चन, और वही क्वेश्चन अपन करते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन था अपना, हाँ ये था, के किस मान के लिए समीकरणों का समूह है, समीकरणों का समूह। देखो समीकरणों का समूह मतलब दो समीकरणों का युग्म दे रखा है, kx + 2y = 5 और 3x + y = 1 का एक ही परिणाम होगा। एक ही परिणाम का मतलब देखो भाषा दी इसमें अलग से कि एक के किस मान के लिए निम्न समीकरण समूह का एक ही परिणाम होगा। एक ही परिणाम मतलब एक ही हल होगा, और एक ही हल का मतलब अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। और अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं हो, ठीक है। तो देखो यहाँ a1 क्या है, x का जो गुणांक है ना, पहले समीकरण में ये a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो x का गुणांक यहाँ से निकालो। a1 का मान कितना हो गया, a1 का मान हो गया k अपॉन a2 का मान कितना है 3, तो सॉरी a1/a2 बराबर कितना हो गया k/3, या a1 का मान 3 और a2 का मान a1 का मान k और a2 का मान 3, और b1/b2 निकालो, वो कितना है, b1 का मान यहाँ 2 है, या b2 का मान है 1, ठीक है। अब देखो क्या है कि क्या कह रहा है, एक ही हल ना, एक ही हल का मतलब है एक ही हल, एक ही हल है, इसका मतलब अद्वितीय हल है। और अद्वितीय हल कब होगा, जब a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। और a1/a2 का मान है k/3 और b1/b2 का मान है 2/1, और तिरछा गुणा करेंगे ना तो k का मान क्या नहीं होगा, 6 नहीं होगा। अगर k का मान 6 हो जाएगा ना, k का मान अगर 6 हो जाएगा तो इस समीकरण निकाय का एक हल नहीं होगा, ठीक है। तो इस समीकरण निकाय का हल जो है वो एक कब होगा, जब k का मान क्या नहीं हो, 6 नहीं है। अगर k का मान 6 नहीं है ना तो इस समीकरण निकाय का मान जो है समीकरण निकाय का हल एक अद्वितीय हल मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न
जो है वो ये आया हुआ 2022 में फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न था। ये कंडीशन अपने को याद रखनी है और इसी के ऊपर प्रश्न अपने पास आएंगे। ठीक है, एक प्रश्न और करते हैं अपन, ऐसा ही प्रश्न और करते हैं। देखो प्रश्न करते हैं अपन ने, एक और करते हैं। क्वेश्चन अपना ये है के किस मान के लिए दो समीकरण दे रखे हैं x + 2y = 5। एक समीकरण दे रखा है x + 2y = 5। ठीक है, और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + ky बराबर 3x + ky बराबर ky +15 बराबर 0। ठीक है, तो देखो इसमें बराबर 5 है ना, यानी अचर राशि बराबर से आगे थी, उसमें भी आगे लेके चले जाओ आप। 3x + ky, हालांकि यहाँ जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी अपने को जरूरत पड़ जाए तो इस तरीके से यार, यानी कि जो अचर राशि है ना उसको या तो दोनों में बराबर से आगे रखना या बराबर से पीछे रखना, या समीकरण को पूरे को 0 बराबर कर लो और चाहे अचर राशि को आप राइट साइड में लेके चले जाओ, एक साइड रखना है ताकि अपन C1/C2 का मान निकाले ना, वहाँ दिक्कत नहीं आएगी। अगर यहाँ करेंगे तो यहाँ गलती होने की संभावना रहती है कि C1 का मान सीधा 5 लिखेंगे, C2 का मान 15 लिख देंगे, जो कि गलत होगा, क्योंकि अगर C1 का मान 5 लिखते हो ना तो यहाँ C2 का मान -15 होगा। ठीक है, तो दोनों को या तो मतलब अचर राशि उसको राइट साइड में लेके जाओ, या अचर राशि को राइट साइड में सॉरी आपकी अचर राशि जो उसको राइट साइड में नहीं लेके जाते हो तो समीकरण को 0 के बराबर कर लो, यानी अचर राशि को आप लेफ्ट में ले आओ। ठीक है, तो आपको एक जैसा समीकरण बनाना है, चाहे तो ये बना लो कि भाई a1x + b1y = c1, इस रूप में बना लो, और चाहे बना लो a1x + b1y + c1 = 0, इस रूप में बना लो। कौन सा बना लो, लेकिन बनाना एक ही है, दोनों समीकरणों में एक जैसे होने चाहिए। अगर ऐसा बनाते हो तो ये a2x + b2y = c2, और या फिर यूँ बनो a2x + b2y + c2 = 0, इस रूप में बना लो। या तो दोनों समीकरण इस रूप में हो या दोनों समीकरण इस रूप में हो, ताकि गलती होने की संभावना नहीं रहे। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि दो समीकरण दे दिया, एक तो ये दे दिया और एक समीकरण दे दिया ये, इसको हमने 15 को आगे भेज करके ये बना लिया ऐसा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, के किस मान के लिए कोई हल नहीं है, और कोई हल नहीं है कब नहीं होगा कोई हल, जब a1/a2 b1/b2 बराबर आ जाएंगे ना तो कोई हल नहीं होगा। तो क्या कह रहा है कि समीकरण निकाय जो इसका कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं कब नहीं होगा, जब a1/a2 और b1/b2 जो अगर बराबर आ जाए, a1/a2 b1/b2 अगर बराबर आ जाए ना तो कोई हल नहीं होगा। अब देखो a1 का मान पहले में x का जो गुणांक है वो a1 होगा, दूसरे में x का गुणांक है वो a2 होगा, पहले में y का गुणांक है वो b1 होगा, दूसरे में y का गुणांक है वो b2 होगा, और यहाँ से k का मान जो कितना आ जाएगा 6 आ गया, तो k बराबर कितना आ गया 6 आ गया। ठीक है, तो k का मान अगर 6 हो जाएगा ना तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो ये तो था इन कंडीशन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, ये तीनों कंडीशन अपने को याद रखनी है, और इन्हीं के ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं के आधार पर पूछे जाते हैं। तो ये कंडीशन अगर ध्यान में है तो वो जो भी पूछेगा ना, या तो कहेगा कि अद्वितीय हल है तो ये कंडीशन अप्लाई करो, या कहेगा कोई हल नहीं है तो ये कंडीशन अप्लाई करो, या कहेगा संगत निकाय अनंत हल है तो ये कंडीशन अप्लाई करो। ठीक है, अब देखो आगे और करते हैं। देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन ये अपना कि 2 की घात x + y, क्वेश्चन दे रखा है कि यदि 2 की घात x + y बराबर 2 की घात x - y बराबर √8 हो, तो √8 है तो आपको क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करना है, x का मान निकालना है तो, और एक y का मान निकालना क्या होगा। ठीक है, अब देखो दिखने से ऐसा दिख रहा है कि द्विघात समीकरण, ये रेखीय समीकरण कहाँ बन गया, लेकिन इसमें रेखीय समीकरण बनेगा। देखो ये तीनों चीज़ बराबर हैं तो पहले इसके बराबर रख लेते हैं, दो तीनों ही बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा, ये भी इसके बराबर होगा, तो पहले और तीसरे को बराबर लेके चलो। तो 8 जो है ना इसको हम लिख देंगे कि भाई 2 की घात और
3 कर दें और फिर इसी घात 1/2 कर दें। रूट का मतलब घात 1/2 तो होता है, और 8 को लिख देंगे 2 की घात 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 की घात x प्लस वाई बराबर हो गया 2 की घात 3/2। और घातांक का नियम है कि अगर दोनों साइड एक एक पद हों और आधार समान हो तो घातें भी समान होंगी। तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर कितना आ गया, 3/2 हो गया। आधार समान है 2 2, तो घात भी आपस में समान होंगी। तो एक समीकरण तो बन गया ये। दूसरा समीकरण, इनको बराबर करूँ तो 2 की घात x माइनस वाई बराबर 8 को क्या लिख देंगे, देखो अभी लिखा है ना 2 की घात 3/2। तो यहाँ से आधार समान है तो घातें समान होंगी। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3/2 हो गया। ठीक है, ये आ गया समीकरण 2। दोनों को पास पास लिख दो क्योंकि गुणांक तो दोनों बराबर ही है, x के बराबर है y के बराबर है, पास पास लिख दो। तो x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, 3/2। तो ये समीकरण 2 हो गया। अब देखो इनको जोड़ दो, जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और x और x कितने हो गए, 2x हो गए। और ये 3/2 3/2 कितना हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा ये। तो x का मान कितना आ गया, 3/2 आ गया। ठीक है, और अपने को y का मान निकालना ना, तो 3/2 प्लस वाई बराबर 3/2, और यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x का मान 3/2 और y